आज हम लोग सीखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण में भाषा आधारित प्रश्नों को हल करना। ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले समीकरण बनाएंगे प्रश्न के अनुसार और फिर उस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक प्रश्न को 3 बार 4 बार बढ़िया से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इससे समीकरण बन सकता है। फिर समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारा उदाहरण लेंगे और इसको समझेंगे। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, कोई भी संख्या हम लोग यहाँ मान लेंगे x, इसके 2 गुने में, उसमें 2 गुना करेंगे तो 2x होगा। 8 जोड़ने पर अर्थात 2x में 8 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा, अर्थात 2x जोड़ 8 बराबर 32। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x, तो x का 2 गुना 2x, इसमें 8 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 32। अब इसको हल करते हैं तो 2x बराबर 32 माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 दाईं ओर जा रहा है इसलिए माइनस 8 बन गया। अब 2x बराबर 32 माइनस 8 24, यहाँ 2 और x के बीच गुना का चिन्ह है तो गुना दूसरी ओर जाएगा तो भागा में बदलेगा, तो लिखेंगे 24/2 या x बराबर, अगर इसको काट दें तो 12 बार भाग लगेगा 12, अर्थात वह संख्या बराबर 12। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। अब प्रश्न देखते हैं फिर से एक बार। किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम लोग ने माना x, 1/2 घटाने पर, अर्थात x में घटाएंगे 1/2, परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, अर्थात x घटाव 1/2 को गुना करेंगे 1/2 से तो 1/8 प्राप्त होता है, अर्थात x माइनस 1/2 गुना 1/2 1/8 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है? तो ये समीकरण को नीचे लिखते हैं। x में 1/2 घटाना, परिणाम को 1/2 से गुणा करना, फिर प्राप्त होगा 1/8। आइए अब इसको हल करते हैं। हम लोग सबसे पहले कोष्ठ हटाएंगे तो x 1/2 से गुना होगा तो x/2, फिर 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे 1/4 बराबर 1/8, या x/2 माइनस 1/4 को RHS में ले जा रहे हैं तो ये होगा 1/8 जोड़ 1/4, तो x/2 बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8, तो 1 जोड़ 2, हम इसको लिख सकते हैं 1 और 2 3/8। अब 2 को RHS में ले जाएंगे तो ये गुना होगा
तो 3 गुना 2 बटा 8, 2 से काटेंगे तो 8, या x बराबर 3 बटा 4। इसलिए वह संख्या 3 बटा 4 होगी। परिमेय संख्या -7 बटा 3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3 बटा 7 प्राप्त हो। हम लोग मान लेते हैं वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। परिमेय संख्या -7 बटा 3 के दोगुने में, इसमें दोगुना करते हैं, क्या जोड़ा जाए, तो वह संख्या x मान्य है तो x जोड़ते हैं। प्राप्त होना चाहिए 3 बटा 7। अब हम लोग समीकरण हल करेंगे। -7 गुना 2 तो -14 बटा 3 जोड़ x बराबर 3 बटा 7। x बराबर होगा 3 बटा 7 और -14 बटा 3 को RHS में ले जाएंगे तो +14 बटा 3। तो x बराबर 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 14 सत्ते 98, या x बराबर 9 और 98, 107 बटा 21। तो हम लोग कर सकते हैं वह संख्या 107 बटा 21 होगी। किसी संख्या के 1/3 में 5 बटा 2 घटाने पर 3 बटा 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग मानेंगे। माना वह संख्या बराबर x, तो किसी संख्या अर्थात x के 1/3 में, तो x का 1/3 अर्थात x बटा 3, तो x बटा 3 में 5 बटा 2 घटाने पर, तो 5 बटा 2 घटा देते हैं, परिणाम 3 बटा 2 प्राप्त होता है। अब इसको हल करेंगे तो x बटा 3 बराबर 3 बटा 2 जोड़ 5 बटा 2। तो x बटा 3 बराबर एलसीएम को 2, ऊपर लिखेंगे 3 जोड़ 5, अर्थात x बटा 3 बराबर 3 और 5 8 बटा 2, या x बटा 3 तो 8 बटा 2 अर्थात 4 हुआ। फिर x बराबर 4 गुना 3, तो x बराबर 12। तो इसलिए वह संख्या बराबर 12। एक परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुना कर 2 बटा 3 जोड़ने पर -7 बटा 12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। चलिए फिर से हम लोग मान लेते हैं। माना वह संख्या बराबर x, तो एक परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुना करने पर, तो x में गुना करेंगे 5 बटा 2,
फिर 2/3 जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं 2/3, परिणाम प्राप्त होता है -7/12। x को 5/2 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 5x/2 -7/12 -2/3। 5x/2, यहाँ एलसीएम होगा 12, तो -7, 3 चक 12, 4 दूने 8, 5x/2 -7 और -8 -15/12, या 5x 2 RHS में जाएगा तो गुना होगा, -15 गुना 2/12, और x बराबर 5 RHS में जाएगा तो भागा होगा, तो -15 गुना 2/12 गुना 5। अब इसको काटते हैं, 2 छक 12, यहाँ को 5 तिया 15, 3 1 3, 3 दूने 6, तो x बराबर प्राप्त हुआ -1/2। इसलिए वह संख्या बराबर -1/2। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। हमें पता है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ इस प्रश्न में आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं। 2, लंबाई को हमने x माना है तो x रखेंगे, और चौड़ाई है 2.3/4, तो बराबर 13, या 2x जोड़ 4 दूने 8 और 3 11/4 बराबर 13। अगर हम x जोड़ 11/4 के लिए इस समीकरण को हल करें तो 2 इसके साथ गुना है, तो 2 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो यह भागा हो जाएगा, तो x जोड़ 11/4 बराबर 13/2, या x बराबर 13/2 -11/4, तो x बराबर एलसीएम लेंगे 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 -11, अर्थात x 6 में 1 घटाएंगे 5, 2 में 1 1, 15/4 सेंटीमीटर। हम लोग इसको पूर्णांक में बदलते हैं, तो 15 को भाग देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 15 में 12 घटाएंगे 3, अर्थात x बराबर 3.3/4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें आयत की लंबाई ज्ञात हो गई। आयत की लंबाई बराबर 3.3/4 सेंटीमीटर।
एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x। हमें ज्ञात है आयत का परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं बराबर 13 सेंटीमीटर, या हम लोग लंबाई के स्थान पर x लिखेंगे और चौड़ाई हमें पता है 5/2, तो बराबर 13। हम x जोड़ 5/2 के लिए हल करें तो 2 को दाईं ओर ले जाएंगे तो यह भागा में बदलेगा, तो x जोड़ 5/2 बराबर 13/2। तो x बराबर 13/2 घटाव 5/2 अर्थात x एलसीएम 2 होगा। यहाँ 13 घटाव 5, तो x 13 घटाव 5 8/2 अर्थात 4। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ आयत की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। एक आयताकार तरणताल अर्थात स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग आयताकार तरणताल की चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई से ही लंबाई की तुलना की गई है। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। तो चौड़ाई x माने हैं तो x का 2 गुना 2x 8 अधिक है, अर्थात इसमें 8 जोड़ देंगे। अब समीकरण बनाते हैं। तो तरणताल आयत के आकार का है और आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं तरणताल का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और यह बराबर होगा 154 मीटर के। अब x और y का, अब लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं। 2 लंबाई के स्थान पर रखेंगे 2x जोड़ 8 और चौड़ाई के स्थान पर x, तो बराबर 154। 2x और x 3x जोड़ 8 बराबर 154। हम 2 से 3x जोड़ 8 को गुना करेंगे, ये होगा 6x और 2 गुना 8 16 बराबर 154, अर्थात 6x बराबर 154 माइनस 16, या 6x 14 में 6 गया 8, यहाँ 4 4 में 1
3 1 अर्थात 138। तो x बराबर 138 बटा 6। तो x बराबर 138 में 6 से भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 तिया 18। तो x 23 मीटर अर्थात तरणताल की चौड़ाई x मीटर, लंबाई 2x जोड़ 8 अर्थात 2 गुना से 8 अधिक है। तो 2x जोड़ 8 बराबर 2 गुना 23 जोड़ 8, 2 गुना 23 46 जोड़ 8 बराबर 54। इसलिए तरणताल की लंबाई 54 मीटर और इसकी चौड़ाई x माने हैं जो ज्ञात हुआ 23 मीटर। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हम मान लेंगे माना आयताकार कमरे की चौड़ाई बराबर x, इसकी लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है तो लंबाई हो गया 2x। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आयताकार कमरे का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 48 मीटर। तो 2 लंबाई 2x चौड़ाई x बराबर 48। तो 2 गुना 2x और x 3x बराबर 48। तो 2 गुना 3 6x बराबर 48 या x बराबर 48 बटा 6 अर्थात 8। तो चौड़ाई 8 हो गया, लंबाई है 2x। तो 2 गुना 8 बराबर 16। अब हम लोग लिख सकते हैं लंबाई बराबर 16 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB और AC आपस में बराबर है और दोनों की माप x सेंटीमीटर है। हम लोग लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर x और आधार इसका दिया हुआ है BC बराबर 4/3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का
परिमाप जानने के लिए हमें इसकी तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा। AB जोड़ BC जोड़ AC। इसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर 4.2/15 सेंटीमीटर। AB के स्थान पर x, BC 4/3, फिर AC x, हम इसका पूर्णांक हटा देते हैं, 15 × 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। तो x और x मिलकर हो गया 2x बराबर 62/15 - 4/3, या 2x बराबर, इसको हल करेंगे, 15 और 3 का एलसीएम 15, 15 से भाग देंगे 15 में 1 बार लगेगा, 1 से गुना करेंगे 62 को तो 62, 3 × 5 = 15 और 5 × 20, या 2x बराबर 42/15। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 42/15 गुना 2। इसको काटते हैं 2 से तो 21 बार लगेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 बराबर 7/5 सेंटीमीटर। या हम लिख सकते हैं x बराबर 7/5 सेंटीमीटर और 1.2/5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ ज्ञात करना था बराबर भुजाओं की माप, जिसको हम x माने हुए हैं। तो x निकला 1.2/5 सेंटीमीटर। इसलिए बराबर भुजाओं की माप बराबर 1.2/5 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों में से अधिक है पहली संख्या। यदि हम मान लें, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या x + 15 होगी, और दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो हम लोग लिख सकते हैं x + 15 पहली संख्या और दूसरी संख्या x, दोनों को जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 95। x और x 2x, 95 15 को RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या 2x बराबर 95 - 15 80। तो x बराबर 80/2 अर्थात 40। तो दूसरी संख्या 40 होगी और पहली संख्या x + 15 है, तो 40 जोड़ 15 बराबर 55। तो अब हम फाइनल उत्तर लिख देंगे। पहली संख्या बराबर 55 और दूसरी संख्या बराबर 40। दो संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या
दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो फिर पहली संख्या 5 अधिक है तो x प्लस 5 और दोनों का योग 35 है तो x प्लस 5 प्लस x बराबर 35। x और x 2x, 5 को RHS में ले जाएंगे तो 35 माइनस 5 बराबर 30 या x 30/2 बराबर 15। तो दूसरी संख्या 15 होगी। अब पहली संख्या x प्लस 5 है, यह 15 प्लस 5 बराबर 20। तो इस प्रकार पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 15 होगी। दो संख्याओं में अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर 5x। अन्य प्रश्नों से थोड़ा यहाँ अलग लग सकता है कि अभी तक हम लोग जब संख्या को मानते थे तो उसे x मानते थे, यहाँ 2x और 5x मान रहे हैं। इसका कारण है कि दोनों संख्याओं में 2:5 का अनुपात है, तो हमें इस तरह से संख्या मानना होगा ताकि यह अनुपात बरकरार रहे। तो जब हम पहली संख्या को 2x और दूसरी संख्या को 5x मानते हैं तो यह अनुपात बरकरार रहता है, इसलिए इस तरह से यहाँ माना जा रहा है। दोनों का अंतर 21 है तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x बराबर 21 या 3x बराबर 21। तो x बराबर 21/3 बराबर 7। तो फिर पहली संख्या 2 गुना 7 बराबर 14 और दूसरी संख्या 5x है तो 5 गुना 7 बराबर 35। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर 3x, दोनों का अंतर 18 है, इसलिए 5x माइनस 3x बराबर 18 या 2x बराबर 18। तो x बराबर 18/2 अर्थात 9। तो फिर पहली संख्या 5 गुना 9 45 और दूसरी संख्या 3 गुना 9 बराबर 27। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लगातार पूर्णांक क्या है।
अगर हम एक पूर्णांक 11 लें तो 11 के बाद 12 और फिर उसके बाद 13 होता है। तो हम 11, 12 और 13 को लगातार पूर्णांक या क्रमागत पूर्णांक कहेंगे। फिर अगर मान लेते हैं हम पहला पूर्णांक मान लेते हैं 25, तो फिर 25, 26 और 27 लगातार पूर्णांक होंगे। हम यहाँ देखते हैं कि इनमें संबंध क्या है कि जब हम 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 मिलता है, फिर 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। इसी तरह से 25 में 1 जोड़ने पर 26, फिर 26 में 1 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्णांक में 1 जोड़ने पर हमें उसके बाद वाला पूर्णांक प्राप्त होता है। प्रायः हम लोग जब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो पूर्णांक या जो भी संख्या ज्ञात करना रहता है उसको x मानते हैं। तो यहाँ भी स्वाभाविक है हम पूर्णांक को x मानेंगे। तो पहला पूर्णांक अगर x होगा तो दूसरा पूर्णांक x में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। फिर तीसरा पूर्णांक x जोड़ 1 में 1 जोड़ेंगे अर्थात x जोड़ 2 होगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 51 प्राप्त होगा, जिससे हमको समीकरण मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 1 प्लस 1 यानी x प्लस 2। अब हम तीनों को जोड़ देंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, तो प्राप्त होगा 51, या x और x मिलकर होगा 3x, फिर 1 और 2 मिलकर होगा 3 बराबर 51, या 3x बराबर 51 माइनस 3 अर्थात 48, तो x बराबर 48/3 अर्थात 16। तो इस प्रकार से हमें पहला पूर्णांक ज्ञात हो गया 16। तो दूसरा पूर्णांक 16 में 1 जोड़ने पर मिलेगा 17, फिर तीसरा पूर्णांक 16 में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा 18। तो इसलिए ये सभी पूर्णांक होंगे क्रमशः 16, 17 और 18। आठ के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। आइए थोड़ा सा याद करते हैं कि गुणज क्या है। 8 का गुणज, 8 में अगर हम कोई भी संख्या को गुना कर दें, जैसे 8 गुना 2 बराबर 16, तो 16 8 का गुणज होगा। 8 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो 8 बचे 40, यह 8 का गुणज होगा। लेकिन यहाँ जो गुणज हमें ज्ञात करना है वह लगातार गुणज है। तो लगातार गुणज के लिए हमें लगातार संख्या से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर 8 का कोई गुणज 8 गुना 3 24 है, तो इसके बाद का गुणज 8 गुना 4 32 होगा। फिर इसके बाद का गुणज 8 गुना 5 40 होगा। हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक
गुणजों में 8-8 का अंतर है, अर्थात 24 के बाद का गुणज 24 जोड़ 8 बराबर 32 होगा। फिर इसके बाद का गुणज 32 जोड़ 8 बराबर 40। फिर इसके बाद का गुणज जानना चाहें तो 40 जोड़ 8 बराबर 48। इस तरह से 8 के लगातार गुणज आएंगे। यहाँ अगर हम पहला गुणज x मानेंगे तो इसके बाद का गुणज x + 8 होगा। फिर तीसरा x + 8 में 8 जोड़ेंगे अर्थात x + 16 होगा। आइए हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना पहला गुणज बराबर 8, दूसरा गुणज मान लेते हैं पहला गुणज x है, तो दूसरा गुणज प्राप्त होगा जब हम x में 8 जोड़ेंगे, और तीसरा गुणज प्राप्त होगा जब हम x + 8 में 8 जोड़ेंगे अर्थात x + 16। अब इन तीनों को जोड़ेंगे x + 8 और x + 16 तो प्राप्त होगा 888। x और x 3x है तो मिल के 3x होगा। 8 और 16 24 बराबर 888, या 3x बराबर 888 - 24। अब इसको घटा देते हैं। 8 में 4 गया 4, 8 में 2 6, फिर 8, तो x बराबर 864/3। अब इसको हल करते हैं। 3 दूनी 6, जगह 2, 3 अठी 24, 3 अठी 24। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ पहला गुणज 288। फिर दूसरा गुणज हमको मिलेगा 288 में 8 जोड़ने पर 8 और 8 16, फिर 6 में 1 और 8 9, 2 296। फिर तीसरा गुणज 296 में 8 जोड़ने पर मिलेगा अर्थात 304। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर भी मान लेते हैं कि माना पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए हमें x में 11 जोड़ना पड़ेगा, और फिर तीसरा गुणज प्राप्त करने के लिए x जोड़ 11 में फिर 11 जोड़ देंगे अर्थात x जोड़ 22 होगा। और इन तीनों गुणजों को अर्थात x + 11 और x + 22 को जोड़ देंगे तो यह 363 के बराबर होगा। तो x और x मिलकर हो गया 3x, और 11 और 12 जोड़ देंगे तो 33 बराबर 363, या 3x बराबर 363 - 33। 3 में 3 गया 0, 6 में 3 3 3, या x 330/3 अर्थात 130।
10, तो पहला गुणज 110 होगा, दूसरा गुणज इसमें 11 जोड़ने पर प्राप्त होगा अर्थात 121, और फिर तीसरा गुणज 121 में 11 जोड़ने पर प्राप्त होगा अर्थात 132। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक x, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि तीनों लगातार पूर्णांक हैं। अब प्रश्न के कथन के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। पहला पूर्णांक को 2 से गुना किया गया है तो x गुना 2, दूसरा पूर्णांक को 3 से गुना किया गया है अर्थात x प्लस 1 गुना 3, और तीसरा पूर्णांक को 4 से गुना किया गया है अर्थात x प्लस 2 गुना 4, और सबको जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है 74। अब हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। x गुना 2 हम इसे लिख सकते हैं 2x, x प्लस 1 गुना 3, इसको गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 3x जोड़ 3, और फिर x प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4x जोड़ 4 गुना 2 8 बराबर 74। तो 2x 3x 5x और 4x 9x, 3 और 8 11 बराबर 74। तो 9x बराबर 74 माइनस 11, इसको हटाएंगे, 4 में 1 घटा 3, 7 में 1 6, तो x बराबर 63/9 अर्थात 7। कैसे मिला? 9 से 63 को काट दिए, 9 सत्ती 63। तो इस प्रकार हमें पहला पूर्णांक प्राप्त हुआ 7। इसके बाद का पूर्णांक हो जाएगा 7 जोड़ 1 अर्थात 8, और तीसरा पूर्णांक 7 जोड़ 2 बराबर 9।